नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। प्रभारी राज्यपाल के तौर पर आनंदीबेन पटेल भोपाल पहुंच चुकी हैं, शपथ ले चुकी हैं और आखिरकार शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार की फाइनल तारीख वक्त भी पता चल चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज ने यह स्पष्ट किया कि 2 जुलाई को कैबिनेट विस्तार है। साथ ही साथ विस्तार को लेकर पार्टी में जो घमासान की स्थिति है, इस पर शिवराज सिंह चौहान की पीड़ा भी झलक गई। उन्होंने कहा, मंथन से तो हमेशा अमृत निकलता है, विष तो शिवजी पी जाएंगे। इस बयान के बाद कांग्रेस के आला नेताओं ने शिवराज सिंह पर करारा कटाक्ष करते हुए कुछ नसीहतें दे डाली। क्या है शिवराज सिंह की पीड़ा, क्या होगा उनकी इन बातों का आगे असर, इस पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मंथन से अमृत ही निकलता है, विष तो शिव पी जाते हैं। तो सुना आपने, मंथन से अमृत ही निकलता है, विष तो शिवजी पी जाते हैं। 3 बार प्रदेश में सरकार चला चुके मुख्यमंत्री शिवराज ने बीते 15 साल में कभी इस तरह का बयान नहीं दिया। फिर बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा विष है जिसे शिवराज को पीना पड़ रहा है। आखिर इस बयान के मायने क्या हैं? जानकारों के मुताबिक सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद और कमलनाथ सरकार को गिराने में नरोत्तम मिश्रा की बड़ी और सीधी भूमिका के बाद पार्टी में अंदर खाने सियासी तूफान मचा हुआ है। नतीजा, मंत्रिमंडल विस्तार में एक नहीं कई पैंच फंसे हैं। कहने को तो मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, लेकिन यहाँ पैंच यही है कि शिवराज सिंह चौहान के चहेतों और समर्थकों को जगह मिलने की गुंजाइश ही खत्म हो गई। आला कमान ने साफ कह दिया कि 10 साल तक मंत्रिमंडल में शामिल रहे चेहरे शिवराज कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे। हालांकि भाजपा प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे समेत सभी नेता सफाई पर सफाई दे रहे हैं। मंथन से अमृत ही निकलता है, विष तो शिव पी जाते हैं। कल मंत्रिमंडल शपथ ले लेगा। देखिए, जितनी सीटें उपलब्ध है उसमें से जैसे संगठन तय करेगा, कोई असंतुष्ट नहीं है, सभी संतुष्ट है, सब ठीक हो जाएगा। इधर महत्वाकांक्षा की बलि चढ़ चुकी कांग्रेस सरकार के मुखिया रहे कमलनाथ समेत प्रदेश कांग्रेस को पिछले 100 दिनों में सीएम शिवराज को घेरने के ढेरों मुद्दे और सैकड़ों मौके मिले। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इशारों में सिंधिया का नाम लिए बिना विष पीने की आदत डालने की नसीहत दे दी। वहीं कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे सज्जन सिंह वर्मा ने सीएम शिवराज को नरोत्तम मिश्रा को सब कुछ सौंपकर नर्मदा यात्रा पर चले जाने का कटाक्ष किया। पहली दफे देश के इतिहास में इतने समय बाद मंत्रिमंडल बनने जा रहा है। इसके क्या कारण थे और मंत्रिमंडल बनाने का क्या परिणाम होगा, मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ होगा, ये आगे आने वाला सर। आपके मन की पीड़ा झलक आई, बड़ी वेदना है आपके दिल में। ज्योतिरादित्य बाबू को झेलना हर किसी की बस की बात नहीं है। अभी तो कई नटखट लीलाएं होंगी। आप तो नर्मदा जी की यात्रा कराओ, मुख्यमंत्री का पद हाईकमान को समर्पित कर दो कि भैया जिसे देना चाहो दे दो। नर्मदा यात्रा में चित्त भी शांत होगा और मैं समझता हूँ कि जो कृत्य आपके 15 साल में रहे वो भी क्षमा के योग्य हो जाएंगे। साफ है कि भाजपा के दिग्गज नेताओं में सिंधिया खेमे को लेकर नाराजगी भी है और एक अनजाना डर भी कि जैसे मौजूदा दौर में सिंधिया समर्थकों को तरजीह मिल रही है, अगर आगे सिंधिया खेमे ने पार्टी में पैर जमा लिए तो कई भाजपा नेताओं का वनवास शुरू हो सकता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार में मंथन से निकले विष के असर के चलते 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी के नेता कितने सक्रिय रह पाते हैं। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो 2 जुलाई को सुबह 11 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचने वाले हैं। 10 बजे पहुंच जाएंगे और वो इस शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। और जैसा मुख्यमंत्री ने कहा कि हमेशा मंथन से अमृत निकलता है और विष तो शिवजी पी जाते हैं, तो क्या शिवराज किसी विष को पीने की स्थिति में आज की तारीख में है? क्या विशेष अधिकार के बावजूद जो फॉर्मूले तय किए गए हैं उनसे उनके चहेतों या कुछ अपनों का पत्ता कट जाना या उनका मंत्रिमंडल में शामिल ना होना, ये इस समय सबसे बड़ी पीड़ा की वजह? इन सब पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में एक पैनल जुड़ा, सीधे उनका रुख करते हैं।
आशीष शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, एक जिम्मेदार नेता हैं, मुखर वक्ता हैं। स्वागत है आपका। नीलांशु चतुर्वेदी जी हैं, युवा तेज तर्रार कांग्रेस के विधायक हैं और जिम्मेदार प्रतिनिधि होने के साथ साथ जो इस समय की राजनीति है उस पर भी बारीक नजर रखते हैं। और नवनीत शुक्ला साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जो लंबे वक्त से इस उथल पुथल पर गहराई से पड़ताल करते रहे। शुक्ला जी नमस्कार, आपको भी बहुत स्वागत है आपका। सीधे तौर पर आशीष शर्मा जी, 3 बार जिसने सरकार चलाई, जो पार्टी का प्रदेश में सबसे बड़ा सर्वमान्य इकलौता चेहरा दिखाई पड़े हैं, उनकी तरफ से बयान आता है कि विष तो शिवजी पी जाते हैं। ये कौन सा विष है और अमृत किस किस को मिल रहा है? क्या इस पे उनका अधिकार नहीं? देखिए, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी बहुत अनुभवी नेता है। मध्य प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 4थी बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य भी उनको मिला। इसलिए उनकी बातों को आपको कोई विशेष अर्थ नहीं निकालना चाहिए। उन्होंने इस संदर्भ में यही कहा है कि कल जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है उसमें जिन लोगों को मंत्री पद की जिम्मेदारी मिलेगी वो सब लोग, और जो लोग मंत्री पद नहीं प्राप्त कर पाएंगे उन सबको साथ में लेकर चलने की कुवत, शक्ति और हिम्मत इस सरकार में भी है और उसके मुखिया में भी है। और रही बात कि थोड़ा बहुत राजगी नाराजगी जब किसी को जिम्मेदारी मिलती है तो होती है, लेकिन संगठन भारतीय जनता पार्टी का जो है उसके कार्यकर्ता न सिर्फ अनुशासित है बल्कि ऐसी परिस्थितियों का कई बार उनके जीवन में सामना आता रहा है और इन सब परिस्थितियों से गुजरते हुए ही वो मजबूत होते गए हैं। इसलिए आप इस बात पर बिल्कुल विश्वास रखिएगा कि इस मंत्रिमंडल के विस्तार में जिन जिन लोगों को भी लिया जाएगा, जो हाईकमान और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा पार्टी संगठन तय करेगा, उसके अलावा भी जो लोग मंत्री नहीं बन पाएंगे किन्हीं कारणों से भी, उनके मन में भी किसी प्रकार का जरा सा भी पार्टी और नेतृत्व के प्रति नाराजगी नहीं रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार विधायक होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जी, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार विधायकों में से ही कुछ सीनियर विधायकों की चिंता है। विशेष अधिकार एक तरफ मुख्यमंत्री का होता है, ये बात लगातार सिरे से कही जाती रही, लेकिन ये विष कौन सा, ये बात तो आप भी समझते हैं। मर्यादाओं के तहत आप कहें ना कहें, आपका अधिकार है। लेकिन एक बड़ी बात यह कि इस समय आपने जो खुद कहा कि जो इतने अनुभवी नेता हैं वो निरर्थक तो कोई बात कहेंगे नहीं। अगर उन्होंने सोच समझकर सारे मीडिया के सामने खुले तौर पर कहा है और विपक्ष ने अगर उसके मायने निकाले हैं, तो इस बात का पहले से उनको भान होगा कि एक राज्य के मुखिया और इतनी बड़ी पार्टी के इतने बड़े पद पर रहते हुए अगर वो कोई बात कहते हैं विष जैसी, तो जाहिर तौर पर विष के मायने तो निकाले जाएंगे। ये कौन सा विष है, फिर आप बताएं। देखिए, ये कोई विषय नहीं है। बदली हुई परिस्थितियां जो आज मध्य प्रदेश की राजनीति में है उसको पूरे देश ने देखा है। पहली बार कांग्रेस पार्टी के या किसी राजनीतिक दल के इतने बड़े सदस्यों ने अपनी पार्टी छोड़ के, ना सिर्फ पार्टी छोड़ के बल्कि अपनी विधायकी छोड़कर किसी दल की सदस्यता ग्रहण की है। तो निश्चित ही हमारी पार्टी की भी ये जिम्मेदारी है कि जब इतने सारे लोग हमारे संगठन में शामिल होने आए हैं तो उन्हें उचित सम्मान मिले, उचित स्थान मिले। और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं वर्तमान में, चाहे कितने सीनियर हो जूनियर हो, इन सबको भी पार्टी के निर्णय के साथ खड़े रहना है और सभी विधायक खड़े रहेंगे। आज की बदली हुई परिस्थितियों में पार्टी संगठन के लिए, मध्य प्रदेश की सरकार के लिए और जनता के हित के लिए जो आवश्यक होगा वो निर्णय हमारा संगठन लेगा, उसने लिया है और इस निर्णय का परिपालन हम सब विधायकगण भी करेंगे, हमारा संगठन भी करेगा। आशीष जी, कुछ सलाहें विपक्ष ने दे दी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री ने दिए हैं, सज्जन सिंह वर्मा ने कुछ सलाह दी कि अभी तो लीलाएं शुरू हुई हैं। उन्होंने नाम लेते हुए कहा है सज्जन सिंह वर्मा जी ने कि जिनको अपनी पार्टी में शामिल किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनको और उनकी लीलाओं को झेल पाना इतना आसान नहीं, आदत डाल लीजिए, इस तरह के विष मिलते रहेंगे, ये संकेत आपको मिले। कोई प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, बहुत अनुभवी नेता है शिवराज सिंह जी, माननीय नरोत्तम जी है, सरकार में भी बहुत अच्छे वरिष्ठ नेता इस समय काम कर रहे हैं। इन सबको इन परिस्थितियों से निपटने का अभ्यास भी है और इन परिस्थितियों में कैसे सामंजस्य बनाया जा सकता है उसका भी अभ्यास है। अगर किसी नेता को सम्मान मिलेगा, यदि किसी नेता को जिस जिम्मेदारी का वागदार है वो मिलेगी, तो इस तरह की कोई बात, जिस संकट का सामना कांग्रेस ने किया है, ऐसा संकट कभी भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं आएगा। हमारा नेता सक्षम है हर तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए, इसलिए कांग्रेस को चिंता नहीं करना चाहिए। नर्मदा परिक्रमा के पर्व तो अब कमलनाथ जी को और सज्जन वर्मा जी को जाना चाहिए। चलिए, नीलांशु उन्होंने 15 महीने में जो काम किया है उसका सबका पुण्य। नीलांशु चतुर्वेदी जी, क्यों इतनी सलाहें आप दे रहे हैं? सब चीजें संभाल लेंगे, ये बार बार बीजेपी का दावा है। मैं हमारे सहयोगी साथी हैं, सदन के हमारे सहयोगी हैं आशीष शर्मा जी।
जो बात आ रही है विष पीने की कि इस तरह की कई विष पिए जाएंगे, लेकिन आप जब उठा के देखोगे, अध्यात्म में देखोगे, तो भोलेनाथ ने विष तब पिया था समाज के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, कि असुरों को नाश करने के लिए उन्होंने विष पिया और अपने कंठ में रख लिया था ताकि इस पूरे संसार का कल्याण हो सके। लेकिन यहाँ पे परिस्थिति उल्टी है, यहाँ पे विष पिया नहीं जा रहा है, यहाँ पे विष दिया जा रहा है। जो मध्य प्रदेश की जनता को शिवराज सिंह जी ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विष दिया है, जो एक यहाँ के मध्य प्रदेश के लोकतंत्र में एक विष घोला है कि 35-35 करोड़ लेके एमएलएज गए, 22 एमएलएज गए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा दिया और पार्टी को ज्वाइन किया और मध्य प्रदेश की सरकार को अस्थिर किया। पूर्व के बयान में भी शिवराज सिंह जी ने कहा कि जो केंद्र की सरकार है उसके निर्देश में, उसके आदेश में हम लोगों ने ऐसा किया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि विष भोलेनाथ ने पिया था, शंकर भगवान ने पिया था, समाज के संसार के कल्याण के लिए पिया था कि असुरों का नाश हो, लेकिन यहाँ तो असुरों की उत्पत्ति के लिए विष पिया जाता है। विष पब्लिक को दिया गया है, कोरोना काल में दिया गया है, किसान का कर्जा नहीं माफ हो रहा है, बिजली का बिल करंट मार रहा है, और जो लोकतंत्र की हत्या करी है, जो पैसे लेके, जो मध्य प्रदेश के इतिहास में काला दिन आ गया है कि यहाँ पे भी पहले मध्य प्रदेश में ऐसा बहुत कम होता था कि लोग ऐसे पैसे लेके राजनीति में दल बदल करते थे। लेकिन पूरी जो हमारी कमलनाथ जी की सरकार थी, जो किसान हितैषी सरकार थी और जो अन्य चीजें थी, उनका नीलांशु जी, दो कटाक्ष जो कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, देखिए विष उन्होंने कहा है कि एक तो ये कौन सा विष है जिसको पीने की बात की जा रही है, नंबर 1। नंबर दूसरी बात ये कि ये तक कहा जा रहा है कि आप नर्मदा परिक्रमा कराएं और अभी तो इसकी शुरुआत है आदत डालने, और किसकी तरफ इशारा ये भी आप बखूबी समझ रहे हैं। इशारा क्या, खुलकर नाम लिया सिंधिया जी का। स्वाभाविक है, आने वाले समय में उपचुनाव के बाद इनको बहुत ज़्यादा विष पीना पड़ेगा और नर्मदा क्या मुझे लगता है 4 धाम यात्रा भी करनी पड़ जाएगी। राजनीति से इनको संन्यास लेने की स्थिति पड़ जाएगी, क्योंकि जो पब्लिक है, जो जनता है, वो जवाब मांग रही है कि आपने हमारे वोट का सौदा किया है। आप जो प्रदेश में एक स्थिर सरकार थी, जो कांग्रेस की हितैषी सरकार थी, उसमें काम नहीं करने दिया आपने। जो 30 जून से 2 लाख तक का कर्जा माफ होना था किसान का, वो आपने नहीं करने दिया है। ये सारी चीजें हैं, ये ऐसा ही विष है। और ये जो हमारे मुख्यमंत्री अभी शिवराज सिंह जी कह रहे हैं कि मैं विष पी लिया, भोलेनाथ की तुलना नहीं हो सकती। भोलेनाथ वही हो सकता है जो समाज के, संसार के, प्रदेश के कल्याण की बात करे। तो मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही कल्याण करने वाले आदमी है, एक तो भोलेनाथ है, दूसरा साईनाथ है और तीसरे हमारे कमलनाथ हैं, जो मध्य प्रदेश का उद्धार करेंगे, मध्य प्रदेश के किसान का उद्धार करेंगे, यहाँ के युवाओं का उद्धार करेंगे और वो उद्धार करेंगे। और ये लोग विषैले लोग विष ही पिएंगे। अब इनके विषैले लोगों के लिए बाहर का आशीष जी उत्तर दे दें बात का। देखिए, मैं नीलांशु भाई से कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज की तारीख में मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। जो विष का उन्होंने संदर्भ दिया है कि आज कांग्रेस और विपक्ष जिस तरह के हमले कर रही है, वो सरकार के मुखिया होने के नाते उस विष को पीने के लिए वो तैयार है। आशीष जी वो तैयार है उस विष को पीने के लिए। जितने आप आरोप लगा रहे हैं सदन में, जितने आप हमले कर रहे हैं, आप मेरे मित्र हैं, सदन में साथी हैं, लेकिन आप ये बताओ, आपकी सरकार, आपकी कोरोना काल में आपने स्वास्थ्य मंत्री को कर्नाटक में क्यों कैद करके रखा था? आपने दिया जलवाया, आपने लोगों से ताली बजवाई। 20 मार्च को जब कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते हैं, उसके बाद आप जनता कर्फ्यू लगाते हो। उसके बाद जब मेरी बात सुनिए, उसके बाद जब शिवराज सिंह जी शपथ ले लेते हैं, उसके बाद आपकी केंद्र सरकार पूरे देश में अचानक लॉकडाउन लगा देती है। गरीब आदमी जो प्रवासी मजदूर, देश का, प्रदेश का मजदूर है, 2-2 रोटी के लिए मोहताज हो गया। आज 2-2 रोटी के लिए मोहताज हो गया। जो लोग पैदल चल के अपने घर आ रहे थे, शहडोल व्यवहारी के ट्रेन की पटरी के सहारे, उनके ट्रेन से कट के उनकी मौत हो गई। दुर्भाग्य तो यह है कि उनके जिंदा रहते आपने ट्रेन की व्यवस्था नहीं करी, उनके मरने के बाद आप ट्रेन की व्यवस्था कर रहे हो। ये सब देखिए, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। पाप पुण्य का भोग आपको भोगना पड़ेगा, आपकी सरकार को भोगना पड़ेगा। बात इससे काफी आगे निकल गई नीलांशु जी, अब बात इससे काफी आगे निकल गई। जो प्रदेश की जनता हलाल पिएगी या पी रही है, वो तो एक अलग मसला है। अब एक राज्य को सरकार चलाने वाला मुखिया अगर कहता है कि हलाल जो है पीने की स्थिति है,
तो फिर ये कौन सा हलाल है? हम इस पर आज थोड़ी सी चर्चा कर रहे थे, कुछ ही घंटों की बात है। अमृत किसको मिलेगा ये भी स्पष्ट हो जाएगा, कुछ कुछ संकेत इसके मिल चुके हैं। नवनीत शुक्ला साहब हैं। नवनीत जी, आप तो बारीकी से हर एक बयान को, हर एक चीज को देखते हैं, इतने अनुभवी व्यक्ति को आखिर कौन सा हलाल पीना पड़ रहा है? और ये विशेष अधिकार में ऐसी कौन सी छन्नियां लगा दी गई कि अब ऐसा लगता है कि जो कुछ लोग जिनको शामिल करना चाहते थे वो शामिल नहीं हो पाएंगे? दिक्कत क्या है, कहां इतनी उलझन है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज शायद शिवराज सिंह चौहान जी का एक ट्वीट भी बाजार में चल रहा है कि जो रहबर होके आए थे वो राहगीर हो गए। उसको लेके उन्होंने लिखा है, अपना दर्द उन्होंने बयान किया है। और इस समय निश्चित रूप से 13 साल तक शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में एक छत्र राज किया है और शिवराज सिंह जी चौहान के फैसलों में कोई हस्तक्षेप नहीं रहा है कभी भी। पर अब चूंकि भाजपा की स्थिति में और सरकार बनने के बाद बहुत सारे परिवर्तन हो गए हैं। अब 3 प्रकार के गुट हो गए हैं। एक गुट ऑलरेडी सिंधिया जी का हो गया है, जिसे संतुलित करना है आपको। दूसरा, पहली बार ये हो रहा है कि संगठन स्तर पर जो है संगठन मंत्री का गुट अलग से काम कर रहा है, जो खुद भी फैसले लेने लग गया, जिसके लिए शिवराज जी की जरूरत नहीं और वो अपने लोगों को मंत्री बनाना चाहता है। शिवराज जी अपने लोगों को मंत्री बनाना चाहते हैं। कुल मिला के इतनी खींचतान हो गई है इस मंत्रिमंडल को लेके कि ये पहला बार ऐसा हो रहा है कि आपने पद और गोपनीयता की शपथ लेते तो आप देख ही रहे थे, पर इतने गोपनीय तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार पहली बार मध्य प्रदेश में हो रहा है कि वाकई अपने आप में आश्चर्य की बात यह है कि भैया किसी को हवा ही नहीं लग पा रही है अभी तक कि कल 11 बजे शपथ लेना है और अभी रात होने आ रही है और किसी को फोन नहीं गया है। जबकि पहले, इसके पहले एक आध दिन पहले कम से कम 12 घंटे पहले फोन हो जाता था कि भैया आप लोग समय पे आ जाएं। तो ये तो हो गई इनकी जो आंतरिक झगड़े हैं पार्टी के, वो अब साफ उभर के सामने आ गए। दूसरा, सारी भाजपा का एक बहुत बड़ा धड़ा जो है वो ये मान के चल रहा है कि सिंधिया जी संगठन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गए हैं, क्योंकि पहले उनके 6 मंत्री थे, फिर 9 हुए, फिर 10 हुए, फिर 12 हो गए, लोग बता रहे हैं जिस हिसाब से। तो अगर 12 मंत्री उनके 34 में से तो 6 पहले के बने हुए हैं, तो हम मानते हैं 29, 12 उनके और चले गए तो 29 में से 18, 17, 15 भी नहीं बच रहे हैं। तो 15 लोगों को भाजपा के लोगों को और 5 एक खाली रखना है, तो 10 एक लोगों को 30 में से मंत्री बनाना। शिवराज सिंह चौहान, हालांकि शुक्ला जी, अभी इस समय जो अपडेट हमको मिल रहे हैं, इस समय जो अपडेट मिल रहे हैं, इसमें कुछ लोगों को फोन जाने शुरू हो गए हैं और ज्यादातर जो नाम अब तक सामने आ रहे हैं वो सिंधिया समर्थक लोगों के ही हैं। इसमें प्रभुराम चौधरी का नाम शामिल बताया जाता है। इसमें तमाम वो नाम जिनको लेकर के पहले असमंजस था, लेकिन वो सिंधिया खेमे के ज्यादातर नाम हैं जिनको फोन जाना बताया जा रहा है। थोड़ी सी और इसके बारे में जानकारी लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो अमृत निकला है, लेकिन अमृत किस किस को मिलेगा, इसके कुछ कुछ नाम सामने आ चले हैं। पैनल को भी बता दें, प्रद्युमन सिंह तोमर, इमरती देवी, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, इनके पास में फोन जाना बताया गया कि इनको फोन गए हैं। ये दावेदार भी हैं मंत्रिमंडल में शामिल होने की, लेकिन बड़ी बात यह कि सब के सब सिंधिया खेमे के बताए जाते हैं, या हो सकता है कि इनकी तरफ से ही ये बातें बार बताई जा रही हैं कि उनके पास फोन आए हैं। आशीष शर्मा जी, ये बात सबको स्पष्ट जो नजर आ रही है कि नए लोगों को एडजस्ट करने में कुछ पुराने लोगों को अब पार्टी के भीतर सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, चाहे टिकट की बात हो, चाहे मंत्रिमंडल की बात हो। ये एडजस्टमेंट क्या आगे जाकर थोड़ी दिक्कत दे सकता है? देखिए, इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि किसे मंत्री बनाया जा रहा है, किस सिंधिया खेमे से कितने मंत्री बनाए जा रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है सब तय फार्मूले के अनुसार ही हो रहा है। संगठन के स्तर पर कई दौर की बातचीत इस सब चीजों के लिए हुई है। जो कांग्रेस और जो राजनीतिक विश्लेषक ये कहते थे कि कभी कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में अपदस्थ नहीं हो सकती, भाजपा की फिर से सरकार नहीं बन सकती, उन लोगों ने भाजपा की भारी कीमत बीजेपी के सीनियर विधायक चुका रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो कभी कहते थे कि अपदस्थ नहीं होगी, लेकिन अपदस्थ करने की जो कीमत है, जो पहले उधर से कुछ लोगों ने अपनी विधायकी छोड़कर चुकाई, अब यहां से कुछ लोग चुका रहे हैं और उसमें खींचतान है। यही तो असल मुद्दा है। किसी भी प्रकार की कोई कीमत भारतीय जनता पार्टी संगठन नहीं चुकाएगा। भारतीय जनता पार्टी संगठन के सामने एकमात्र दृष्टिकोण है कि मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों का प्रदेश बनाने के लिए, स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए जो गरीब मजदूर और किसान की योजनाएं पिछले 15 वर्षों में शुरू की थी, उसका आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है, अन्यथा मध्य प्रदेश विकास में पिछड़ जाए। और ये किसी भी कीमत पर हो, ये हम सबने स्वीकार किया और ये भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल आपने ठीक कहा, किसी भी कीमत पर। नीलांशु चतुर्वेदी जी, थोड़ा सा वक्त कम है इसलिए तीनों के पास परिस्थितियों चतुर्वेदी जी, ये किस कीमत पर होता दिखाई पड़ रहा है? आशीष जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने ये नहीं सिखाया था कि 35-35 करोड़ में विधायकों का सौदा करो। आप सिद्ध कर पाएंगे, सिद्ध करिए ना, सरकार जो कितने किसान और युवाओं के बारे में सोच रही है उसको गिराने का सौदा करो। प्रदेश में कोरोना का काल चल रहा है, अंतरात्मा की आवाज के आधार पर है। आपके जितने 22 लोग गए सबने लिए, आपने वो किसकी अंतरात्मा क्या थी वो तो आपको वो तो भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में पता चल जाएगा, चाहे चंबल की 16 सीट हो चाहे मालवा की सीट हो। आपने प्रदेश के साथ, प्रदेश की जनता के साथ, क्षेत्र की जनता के साथ जो अत्याचार किया है वो उपचुनाव में पता चलेगा, क्योंकि चंबल क्षेत्र के लोग पीठ दिखा के नहीं भागते हैं, चंबल क्षेत्र के लोग पीठ दिखा के नहीं भागते हैं, चंबल क्षेत्र के लोग सीने पे गोली खाते हैं। आपके उपाध्याय जी और जो भी दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि ये उपचुनाव में पता चलेगा और जनता को डिसाइड करना। एक अंतिम सवाल बहुत संक्षेप में नवनीत शुक्ला साहब, क्या इस विस्तार का जिसको लेकर पहले कांग्रेस लगातार कहती रही कब करेंगे, बाद में कहती है कि अब क्या आवश्यकता है, जब इतना वक्त निकाल दिया अब आप थोड़ी मितव्ययता लाएं, क्या इसके बाद में वो सब कुछ होने वाला है जिसकी उम्मीद कांग्रेस पार्टी कर रही है, या जिसके बारे में कयास पहले से लग रहे थे और अब कुछ कुछ होता जमीन पर दिख रहा है? क्या इसका खामियाजा ये 24 सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी को भोगना पड़ सकता है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, सबसे पहली बात हुई कि जो लोग जीत के आए थे भाजपा के, ये जो लोग कांग्रेस से जीत के आए थे, तमाम लोगों ने उनको कांग्रेस के भाजपा के खिलाफ मतदान करके जिताया था उनको। उनके मन में एक नाराजगी तो है कि इन्होंने पार्टी छोड़ी है, और पार्टी छोड़ने के बाद में अभी हाल भाजपा में वही स्थिति दिखाई दे रही है मुझे कि भाजपा का भी एक बहुत बड़ा धड़ा मान के चल रहा है। जो लोग स्थापित नेता थे उनको लग रहा है कि अगर ये जीत के चले, उदाहरण के लिए सामेर में राजेश सोनकर का किया हुआ काम इतना था कि वो किसी कारण से हार गया, पर अगर आज की तारीख में तुलसी मां से जीत गए तो अगले 10 साल तो सामेर में उनको घर बैठना है। तो ये सबको दिख रहा है भाजपा के नेताओं को कि किसी भी हाल में कोई इनके लिए तैयार होने को तैयार, मानसिकता नहीं बना पा रहे हैं कार्यकर्ता इनके लिए, और इनके लिए एक बहुत कठिन समय है। मैं तो फिर कह रहा हूं आपसे कि चुनाव जब भी होंगे, मुझे नहीं लगता है कि ये जितने नेता ये अपने दम पे जीत पाएंगे। एक और छोटा सा उदाहरण है कि कांग्रेस में लोग कांग्रेस की राजनीति करते हैं। एक उदाहरण सबसे बड़ा ये है कि पिछले 30 साल से सामेर में तुलसी सिलावट राजनीति कर रहे हैं, पर आज तक उनके साथ जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तो 100 लोग नहीं जोड़ पाए वो अपने साथ में जो पार्टी छोड़ते। चलिए, अब ये जब जनता की अदालत में पहुंचने वाले हैं तमाम लोग, और इससे भी पहले का सवाल तो ये कि अमृत किन किन को मिल रहा है और विष किसके खाते में आ रहा है, और ये विष जिसके खाते में आएगा इस विषपान के बाद में क्या वो चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाएगा, यही सबसे बड़ा सवाल था जिसका जवाब कुछ घंटों के बाद में दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।